हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में क्रॉप्स एंड क्रॉप्स इंस्टीट्यूट रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे। तो कौन से क्रॉप्स को किस सीजन में या कौन से क्रॉप्स को कब ग्रो किया जाता है, तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्रॉप्स के लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर फोकस रखेंगे और इससे पहले मैं इंडिया ज्योग्राफी के वेरियस टॉपिक भी कवर कर चुका हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन विच मंथ। खरीफ की फसल किन महीनों में उगाई जाती है। तो ऑप्शन विदाउट आंसर है जून टू अक्टूबर। जून से अक्टूबर के बीच में खरीफ फसल को बोया जाता है। तो जून के आसपास में मानसून की शुरुआत के दौरान खरीफ फसल को बोया जाता है और लगभग अक्टूबर के आसपास में इसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो अक्टूबर के आसपास में खरीफ फसल को हार्वेस्ट कर लिया जाता है। और कुछ एग्जाम्पल देख ले क्रॉप्स, तो राइस, मिलेट्स, मेज, ज्वार, ग्राउंडनट एंड शुगर केन। तो ये कुछ एग्जाम्पल है खरीफ फसल के। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है जून से अक्टूबर के बीच में खरीफ फसल को बोया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट खरीफ क्रॉप्स। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है वीट एंड बार्ली। जौ और गेहूँ ये खरीफ फसल नहीं है। तो इसके अलावा मेज एंड राइस, तो ये खरीफ फसल है। अरहर एंड सोयाबीन, तो ये खरीफ फसल है। रागी एंड ग्राउंडनट, तो ये खरीफ फसल है। तो रागी इसे मडवा भी कहा जाता है, गांव में इसे मडवा के नाम से जाना जाता है। तो वीट एंड बार्ली एक खरीफ फसल नहीं है, तो ये दोनों रागी फसल है। तो ऑप्शन सी आंसर है। नेक्स्ट है, खरीफ क्रॉप्स कैन बी डिस्क्राइब एज द क्रॉप्स विच आर सोन इन द बिगिनिंग ऑफ द विच सीजन। खरीफ फसलों को किस ऋतु की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो ऑप्शन इज आंसर रेनी सीजन। तो खरीफ फसलों को रेनी सीजन की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो ऑप्शन इज आंसर है रेनी सीजन। नेक्स्ट है, क्रॉप सोन सून आफ्टर द ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया इज कॉल्ड। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के तुरंत बाद बोई जाने वाली फसल क्या कहलाती है। तो ऑप्शन बी आंसर खरीफ। तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के तुरंत बाद बोई जाने वाली फसल खरीफ कहलाती है। तो ऑप्शन बी आंसर खरीफ फसल। नेक्स्ट है, रबी क्रॉप्स आर सोन फ्रॉम। रबी की फसलें कब से कब तक बोई जाती हैं। तो ऑप्शन डी आंसर है अक्टूबर टू दिसंबर। रबी की फसलें ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती हैं। और इसे कब हार्वेस्ट कर लिया जाता है, तो इसे जनरली अप्रैल टू मई, अप्रैल से मई के बीच में रबी फसल को हार्वेस्ट कर लिया जाता है। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं रबी फसल के, तो वीट, बार्ली, मस्टर्ड, ग्राम एंड पीच। तो ये कुछ रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है, विच फूड क्रॉप इन इंडिया इज सोन इन अक्टूबर टू नवंबर एंड रीप इन अप्रैल। भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर वीट। तो गेहूं ये अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर वीट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रबी क्रॉप। निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन से कौन सा एक रबी क्रॉप नहीं है। तो जैसा देखते हैं ग्राम, तो ग्राम ये एक रबी क्रॉप है। द नेक्स्ट है बार्ली, तो बार्ली एक ये भी रबी क्रॉप है। द नेक्स्ट है कॉटन, तो कॉटन ये एक खरीफ क्रॉप है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है ये एक रबी क्रॉप नहीं है। देन इसके अलावा मस्टर्ड, तो सरसों ये भी एक रबी क्रॉप है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है कॉटन, कॉटन ये एक रबी क्रॉप नहीं है। नेक्स्ट है, व्हाट इज ग्रोन एज खरीफ क्रॉप इन द नॉर्दर्न एंड रबी क्रॉप इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के उत्तरी भाग में खरीफ फसल तथा दक्षिणी भाग में रबी फसल के रूप में क्या उगाया जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन से किसे भारत के नॉर्दर्न इंडिया में खरीफ क्रॉप के रूप में और भारत के सदर्न इंडिया में रबी क्रॉप में उगाया जाता है, रबी क्रॉप के रूप में उगाया जाता है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर सेसम। तो जिसे हम तिल के नाम से जानते हैं, तो तिल को नॉर्दर्न इंडिया में खरीफ क्रॉप के रूप में उगाया जाता है और सदर्न इंडिया में रबी क्रॉप के रूप में उगाया जाता है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर सेसम, और इसे हम तिल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, ए क्रॉप ग्रोन इन जायद सीजन इज। जायद के मौसम में उगाए जाने वाली फसल है।
तो ऑप्शन डी राइट आंसर है वाटरमेलन। वाटरमेलन ये जायद के मौसम में उगाए जाने वाली फसल है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर वाटरमेलन। और यहाँ पे हम बात कर लें जायद सीजन के बारे में, तो जायद सीजन ये एक समर सीजन क्रॉप्स है। तो जायद क्रॉप्स ये एक समर सीजन क्रॉप्स है जिसे खरीफ एंड रबी क्रॉप्स के बीच शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए उगाया जाता है। तो जिसे खरीफ एंड रबी क्रॉप्स के बीच शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए उगाया जाता है। बात कर ले मेनली मंथ में, तो मार्च से जून के बीच में जायद क्रॉप्स को उगाया जाता है। और कुछ एग्जांपल देख ले क्रॉप्स जिसे जायद सीजन में प्रोड्यूस किया जाता है, तो जैसे वाटरमेलन, मस्कमेलन, क्यूकम्बर, वेजिटेबल्स एंड फोडर क्रॉप्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिसे जायद सीजन में प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कौन सा ऑप्शन से जायद सीजन का क्रॉप है। तो ऑप्शन में आपको वाटरमेलन देखने को मिल रहा है। वाटरमेलन एक जायद सीजन का क्रॉप है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच क्रॉप इज ग्रोन ऑन मोस्ट ऑफ द लैंड इन इंडिया। भारत में सबसे अधिक भूमि पर कौन सी फसल उगाई जाती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर राइस। तो राइस ये भारत में सबसे अधिक भूमि पर उगाई जाने वाली फसल है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर राइस। नेक्स्ट है विच क्रॉप इज ए स्टेपल फूड फॉर द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। कौन सी फसल भारत के पूर्वी और दक्षिणी भागों का मुख्य भोजन है। तो ऑप्शन राइट आंसर है राइस। तो राइस ये भारत के पूर्वी और दक्षिणी भागों का मुख्य भोजन है। तो राइस ऐसे ये पूरे भारत का ही एक स्टेपल फूड है। तो कहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा पूरे भारत का मुख्य भोजन कौन सा है, तो राइस ये पूरे भारत का ही एक मुख्य भोजन, एक स्टेपल फूड है। तो ऑप्शन राइट आंसर है राइस। नेक्स्ट है विच इज कॉल्ड ब्राउन पेपर। किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है जूट। तो जूट को ब्राउन पेपर कहा जाता है। और जूट ये कौन सा क्रॉप है, तो ये खरीफ क्रॉप है। तो इसे ब्राउन पेपर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जूट एंड कॉटन आर। जूट एंड कॉटन किस प्रकार के क्रॉप हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है जूट एंड कॉटन ये एक किस प्रकार के क्रॉप है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर खरीफ। तो जूट एंड कॉटन ये एक खरीफ क्रॉप है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर खरीफ। नेक्स्ट है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नॉन एज। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को किस रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को किस रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। देन इसके अलावा इसे झूम कल्टीवेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है द डिजीज ब्लास्ट इज रिलेटेड टू विच क्रॉप। रोग प्रस्फुटन किस फसल से संबंधित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है राइस। डिजीज ब्लास्ट ये राइस से संबंधित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर राइस। नेक्स्ट है मैकेनाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ऑन ए कंसिडरेबल स्केल इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू। बड़े पैमाने पर भारतीय कृषि का मशीनीकरण किसके कारण संभव नहीं है। तो ऑप्शन राइट आंसर है स्मॉल होल्डिंग्स। तो स्मॉल होल्डिंग्स के कारण बड़े पैमाने पर भारतीय कृषि का मशीनीकरण संभव नहीं है। तो छोटे छोटे खेतों के टुकड़े के कारण बड़े पैमाने पर भारतीय कृषि का मशीनीकरण संभव नहीं है। तो ऑप्शन राइट आंसर स्मॉल होल्डिंग्स। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की व्यावसायिक कृषि नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर ये एक प्रकार की कॉमर्शियल एग्रीकल्चर नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। नेक्स्ट द मोस्ट आइडियल रीजन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया इज। भारत में कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू ये भारत में कॉफ़ी के कल्टीवेशन के लिए मोस्ट आइडियल रीजन है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है डेक्कन प्लेट्यू। नेक्स्ट है ड्राई फार्मिंग इन इंडिया इज एक्सटेंसिवली प्रैक्टिसेस इन। भारत में शुष्क खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है डेक्कन रीजन। डेक्कन रीजन में भारत में बड़े पैमाने पर ड्राई फार्मिंग की जाती है। और कुछ ड्राई फार्मिंग के क्रॉप्स देख लें, तो जवार, बाजरा, रागी, तो ये ड्राई फार्मिंग के कुछ क्रॉप्स हैं। तो ये बड़े पैमाने पर डेक्कन रीजन में की जाती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स आर डेवलप्ड बाय।
फसलों की अधिक उपज देने वाली वैरायटीज का विकास किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन बी दैट आंसर है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा फसलों की अधिक उपज देने वाली वैरायटीज का डेवलप किया जाता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेटली हाउ मच इज द नेट एरिया अंडर क्रॉप्स सोन इन इंडिया? भारत में बोई जाने वाली फसलों का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो ऑप्शन है दैट आंसर 14 करोड़ हेक्टेयर्स। भारत में बोई जाने वाली फसलों का कुल क्षेत्रफल लगभग 14 करोड़ हेक्टेयर्स है। और बात कर ले परसेंट में तो 43%। 43% ये भारत के टोटल एरिया का कृषि करने वाला लैंड है। तो भारत में कृषि करने वाला खेती पूरे एरिया का 43% है। तो ऑप्शन दैट आंसर है। आपसे पूछ रहा है हेक्टेयर में तो 14 करोड़ हेक्टेयर अप्रोक्सली। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एग्रीकल्चर लैंड एरिया लोकेटेड? निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र स्थित है? तो ऑप्शन बी दैट आंसर है इंडिया। इंडिया में वर्ल्ड का लार्जेस्ट एग्रीकल्चर लैंड एरिया स्थित है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर इंडिया। तो CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक के लेटेस्ट डेटा के अनुसार विश्व में भारत में सबसे अधिक कृषि करने लायक भूमि है। देन सेकेंड स्पॉट पे USA का नंबर आता है। देन उसके बाद रशिया एंड चाइना। तो वर्ल्ड में सबसे अधिक एग्रीकल्चर लैंड एरिया भारत के पास है। देन सेकेंड स्पॉट पे USA का आता है। देन थर्ड स्पॉट पे रशिया। देन फोर्थ पे चाइना का आता है। नेक्स्ट द वैरायटी ऑफ कॉफ़ी लार्जली ग्रोन इन इंडिया इज? कॉफ़ी की कौन सी वैरायटी भारत में बड़े पैमाने पर उगाई जाती है? तो ऑप्शन बी दैट आंसर अरेबिका। अरेबिका ये भारत में बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। तो कॉफ़ी की अरेबिका वैरायटी है भारत में बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर अरेबिका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन डी दैट आंसर है प्रीडोमिनेंस ऑफ लार्ज फार्म्स। बड़े खेतों की प्रधानता। तो इंडियन एग्रीकल्चर में बड़े खेतों की प्रधानता की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है प्रीडोमिनेंस ऑफ लार्ज फार्म्स। नेक्स्ट है कुल्लू वैली इन इंडिया इज फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ? भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए फेमस है? तो ऑप्शन डी दैट आंसर एप्पल्स। भारत में कुल्लू वैली ये एप्पल्स के कल्टीवेशन के लिए फेमस है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है एप्पल्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ क्वालिटी मार्क प्रोवाइडेड अंडर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्ट? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्ट के तहत प्रदान किए गए क्वालिटी मार्क का क्या नाम है? तो ऑप्शन बी दैट आंसर एग मार्क। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्ट के तहत प्रदान किए गए क्वालिटी मार्क का नाम है एग मार्क। तो ये एक सर्टिफिकेशन मार्क है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी दैट आंसर एग मार्क। नेक्स्ट है एग मार्क इज एन एक्रोनेम फॉर? एग मार्क का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन डी दैट आंसर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग या एग्रीकल्चर मार्क ये एग मार्क का पूरा नाम है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। नेक्स्ट है वेयर इज द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन इज दैट आंसर कटक। कटक उड़ीसा में आपको सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन इज दैट आंसर है कटक उड़ीसा। नेक्स्ट है वेयर इज द इंडियन शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? इंडियन शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी दैट आंसर है लखनऊ। तो यूपी के कैपिटल लखनऊ में आपको इंडियन शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश ये शुगर कैन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर स्टेट है भारत में। तो यहीं पे आपको इंडियन शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है लखनऊ। नेक्स्ट है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट? नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी दैट आंसर है कानपुर। कानपुर में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट स्थित है। तो उत्तर प्रदेश ये शुगर केन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। तो शुगर केन से ही शुगर को बनाया जाता है। तो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ये आपको उत्तर प्रदेश में कानपुर में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च इज लोकेटेड इन? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है कानपुर। कानपुर उत्तर प्रदेश में आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है कानपुर।
नेक्स्ट है वेयर इज द सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है मैसूर। मैसूर कर्नाटका में आपको सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये मैसूर कर्नाटका में स्थित है। नेक्स्ट है इन विच ईयर वाज द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सेटअप। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिसे शॉर्ट फॉर्म में एफसीआई कहा जाता है, तो यहाँ पे आपको बताना है एफसीआई का सेटअप कब किया गया था। तो ऑप्शन राइट आंसर है 1965। 1965 में एफसीआई का सेटअप किया गया था। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का सेटअप 1965 में किया गया था। नेक्स्ट है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एफसीआई लोकेटेड। एफसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में एफसीआई का हेडक्वार्टर स्थित है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है वेयर इज द सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है शिमला। शिमला में सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है शिमला। नेक्स्ट है वेयर इज द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन राइट आंसर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। तो इसका स्थापना 1905 में किया गया था पूसा में, तो इसलिए इसे पूसा इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को पूसा इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है। इसका स्थापना 1905 में पूसा में ही किया गया था। नेक्स्ट है वेयर इज द सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। केंद्रीय वृक्षारोपण फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है कासरगोड। कासरगोड केरला में आपको सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है कासरगोड। नेक्स्ट है वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन लोकेटेड। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन लोकेटेड है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन स्थित है। नेक्स्ट है वेयर फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया वाज इस्टाब्लिश। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर पंतनगर। पंतनगर में भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। तो उत्तराखंड पंतनगर में भारत का पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्थापित किया गया था। और कब? तो 1960 में भारत का पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उत्तराखंड पंतनगर में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर पंतनगर। नेक्स्ट है वेयर इज द नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन राइट आंसर है करनाल। करनाल हरियाणा में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। तो करनाल हरियाणा में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द पोर्तुगीज इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी फसल पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाई गई थी? तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन सी कौन सी क्रॉप्स पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाई गई थी। तो ऑप्शन राइट आंसर है चिल्ली। मिर्च ये पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाई गई थी। तो पुर्तगालियों के द्वारा भारत में कई प्रकार के क्रॉप्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को इंट्रोड्यूस किया गया था, लाइक चिल्ली, स्वीट पोटैटो, तबेको, पोटैटो, ब्लैक पेपर, ग्राउंडनट, कैस्यू, एलमंड एक्सेट्रा जैसी चीज़ों को पुर्तगालियों के द्वारा भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था। बट ऑप्शन में आपको चिल्ली देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन राइट आंसर है चिल्ली। नेक्स्ट है मुगा सिल्क इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। मुगा सिल्क भारत के निम्नलिखित में से किस स्टेट से संबंधित है? तो ऑप्शन राइट आंसर है असम। मुगा सिल्क असम से संबंधित है। तो ऑप्शन राइट आंसर है असम। नेक्स्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर द टर्म बर्नी रिफर्स टू। कृषि के संदर्भ में बर्नी शब्द का अर्थ है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर रेंट फार्मिंग। कृषि के संदर्भ में बर्नी शब्द का अर्थ है रेंट फार्मिंग। तो ऑप्शन सी राइट आंसर रेंट फार्मिंग।
नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया ऑफ अरेबल लैंड इज टर्म्ड एज। कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो ऑप्शन डी आंसर साइकोलॉजिकल डेंसिटी। साइकोलॉजिकल डेंसिटी के रूप में संदर्भित किया जाता है कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को। तो ऑप्शन डी आंसर है साइकोलॉजिकल डेंसिटी। नेक्स्ट है विच इंसेक्ट इज नोन एज फार्मर्स इनेमी नंबर 1। किस कीट को किसानों का दुश्मन नंबर 1 कहा जाता है? तो ऑप्शन डी आंसर है स्टेम बोरर। स्टेम बोरर को किसानों का दुश्मन नंबर 1 कहा जाता है और किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? केंचुए को। केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है और स्टेम बोरर को किसानों का दुश्मन नंबर 1 कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आंसर स्टेम बोरर। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा एंड यदि किसी और टॉपिक आप वीडियो चाहते हो तो भी कमेंट कर सकते हैं एंड यदि आपका कोई क्वेरी हो तो भी पूछ सकते हैं और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।